1965 की गर्मियों में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। व्हाइट हाउस के पास वाले पार्क में दो पगड़ी पहने हिंदुस्तानियों को टहलते देख कुछ अमेरिकी लड़कियां उनके पास आईं। अब हुलिया देखकर उन्हें लगा कि यह है कोई बाबा। उन्होंने धीरे से पूछा कि बाबा जी, हशीश मिलेगी क्या? अब ये दोनों जो सो कॉल्ड बाबा थे, ये सिर्फ मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। अब ये लड़कियां नहीं जानती थी कि जिनसे वो नशा मांग रही हैं वो दरअसल भारत के सबसे बेहतरीन पर्वतारोही थे, और वो वहाँ घूमने नहीं आए थे। वो एक ऐसे सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे जिसकी फाइलें आज भी पूरी तरह खुली नहीं हैं। ये कहानी है एक मशीन की जिसके अंदर एक न्यूक्लियर आइसोटोप लगा था, जिसे हिमालय के एक चोटी पर ले जाया गया। ये एक जासूसी यंत्र था। कारस्तानी CIA की थी और ज़मीन हिंदुस्तान की और निशाना चीन की तरफ। इतने कीवर्ड्स ये घटना को हैरत अंगेज बनाने के लिए काफ़ी थे, लेकिन फिर कुछ और भी खतरनाक हो गया। हिमालय के अंदर वो डिवाइस जिसके अंदर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल था, अचानक गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इस डिवाइस को लेकर कई कहानियां चल चुकी हैं। मसलन हिमालय में आने वाली किसी भी आपदा के दौरान आशंका जताई जाती है कि कहीं ये नंदा देवी वाले स्पाइंग डिवाइस के चलते तो नहीं हुआ। क्या था ये डिवाइस, किस उद्देश्य के लिए था, गायब कैसे हुआ, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये डिवाइस कितना खतरनाक है, क्या वाकई इससे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है? जानेंगे सभी सवालों का जवाब आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज कहानी ऑपरेशन ब्लू माउंटेन की। कहानी शुरू होती है उस धमाके से जिसने एशिया में कोल्ड वॉर का एक नया चैप्टर शुरू किया। अक्टूबर 1964, जगह चीन का लोपनोर इलाका। सन्नाटे को चीरते हुए एक धमाका हुआ, धूल का गुबार उठा और उसने आसमान में एक मशरूम का आकार ले लिया। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। अब यह खबर जब दिल्ली पहुंची तो चिंता की लकीरें खिंच गईं। 1962 की जंग के घाव अभी भरे नहीं थे और पड़ोसी के हाथ में परमाणु बम भी आ गया था। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, 7 समंदर पार अमेरिका भी परेशान था, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका को डर था कि चीन अब कितनी तेजी से अपनी मिसाइलें बनाएगा, उससे जानकारी चाहिए थी। अब 1960 के दशक में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अमेरिका के पास जासूसी विमान थे, U-2 स्पाई प्लेन्स, लेकिन उनका इस्तेमाल खतरनाक था। कुछ साल पहले रूस ने एक अमेरिकी U-2 विमान को गिरा भी दिया था। तो रास्ता क्या बचा? तब CIA ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों नहीं हिमालय की किसी एक ऊंची चोटी पर एक लिसनिंग डिवाइस लगा दिया जाए। एक ऐसा एंटीना जो चीन की तरफ मुंह करके खड़ा रहेगा। जब भी चीन अपनी मिसाइल टेस्ट करेगा या जिनजियांग के लूपनोर में न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, तो उससे जो सिग्नल निकलेंगे ये डिवाइस उन्हें पकड़ लेगा। इस डिवाइस को बहुत ऊंचाई पर इंस्टॉल किया जाना था, क्योंकि ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी सिग्नल उतना साफ मिलेगा चीन के अंदर से, और ऐसे में चुना जाना था हिमालय की ऊंची चोटियों को। अब हिंदुस्तान उस जमाने में गुटनिरपेक्ष हुआ करता था, नॉन अलाइन, रूस के साथ भी नहीं है, अमेरिका के साथ भी नहीं है, लेकिन इस मिशन को हरी झंडी दी गई। क्यों? क्योंकि चीन जब साझा दुश्मन था इन दोनों का, उससे दोनों को खतरा महसूस होने लगा था। हम जंग हार गए थे। इसी फॉर्मूले पर दिल्ली और वॉशिंगटन में सीक्रेट मीटिंग्स हुई। तय हुआ कि एक जॉइंट ऑपरेशन होगा। अमेरिका साजो सामान देगा, डिवाइसेस देगा, भारत अपने पहाड़ देगा और अपने सबसे जाबाज पर्वतारोही भी। मिशन के लिए भारत के बेस्ट क्लाइंबर्स को चुना गया और इस टीम को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई कैप्टन मोहन सिंह कोहली को, नेवी के कैप्टन। कैप्टन कोहली उस समय इंडियन नेवी में एक बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर थे और दुनिया भर में मशहूर माउंटेन क्लाइंबर भी थे, माउंटेनियर थे। इसी काबिलियत को देखते हुए IB ने उन्हें टैप किया हुआ था। बाद में उन्होंने ITBP को भी कंसल्ट किया। अब कैप्टन कोहली की टीम को इस मिशन के एग्जैक्ट हेतु के बारे में क्लियर नहीं बताया गया था। सिर्फ इतना कहा गया था कि हमें कुछ हाई ऑल्टीट्यूड गियर टेस्ट करना है। जुलाई 1965 में इन लोगों को चुपचाप US भेजा गया, अलास्का में, जहां माउंट मैकिनले है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, और ये लोग वहां इसलिए गए थे ताकि प्रैक्टिस कर सकें। इस मिशन पर लिखी गई किताब स्पाइस इन द हिमालयाज में MS कोहली लिखते हैं, कैप्टन कोहली, CIA ने पहचान छिपाने का पूरा बंदोबस्त किया था।
इंडियन टीम को कोड नेम दिया गया मेंबर्स, और जो अमेरिकी CIA एजेंट्स और क्लाइंबर्स उनके साथ थे उन्हें कोड नेम मिला फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स कहाँ से आए थे आगे बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैप्टन कोहली किताब में अलास्का बेस कैंप का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताते हैं। टीम के एक मेंबर थे जिन्हें अमेरिकियों ने एक नया नाम दिया था, मिस्टर PX। PX यानी पोस्ट एक्सचेंज। अमेरिकी मिलिट्री की वो दुकानें होती हैं ये जहां फौजियों को सस्ता सामान मिल जाता है, वहां का CSD समझ लीजिए। दरअसल इन साहब को जब पता चला कि वहाँ ब्रांडेड कपड़े, सेंट, है ना, परफ्यूम और इलेक्ट्रॉनिक सामान बड़ा सस्ता है, तो वो ट्रेनिंग छोड़कर शॉपिंग लिस्ट बनाने में लगे और डिस्काउंट का नशा ऐसा उनको चढ़ा कि अमेरिकियों ने उनका नाम ही मिस्टर PX रख दिया। फिर एक और किस्सा है वाशिंगटन DC का ही, जहाँ ट्रेनिंग के दौरान एक रोज कोहली और उनके साथी गुरचरण भंगू शहर घूमने निकले। दोनों सिख थे, पगड़ी थी, दाढ़ी थी, स्मार्ट पर्सनैलिटी, ऊंचे पूरे थे। व्हाइट हाउस के सामने वाले पार्क में टहल रहे थे। तभी वो किस्सा हुआ जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। हिप्पी कल्चर का दौर था। अमेरिका में लोग ईस्ट के रहस्यवाद की तरफ बड़े आकर्षित थे कि ओरिएंट के लोग कैसे होते हैं। उन लड़कियों को लगा कि भारत से आए कोई गुरु या साधु होंगे जिनके पास निर्वाण या कम से कम हशीश तो होगी ही, निर्वाण नहीं होगा तो। कैप्टन कोहली लिखते हैं कि उस सवाल पर वो दोनों बस एक दूसरे को देखकर हंसे, कुछ बोला नहीं उन्होंने। असल में कैप्टन कोहली और उनकी टीम अमेरिका में तैयारी कर रही थी ताकि एक लिसनिंग डिवाइस को हिमालय तक ले जाया जा सके। इस डिवाइस का सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट था उसका पावर सोर्स। 25,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री तापमान था। वहां आम बैटरीज काम नहीं कर सकती थी, एंटीने के लिए, ट्रांस रिसीवर के लिए। इतनी ठंड में मिनटों में डिस्चार्ज हो जाती हैं नॉर्मल बैटरीज। इसके अलावा 1965 में सोलर पैनल्स भी इतने एडवांस नहीं थे और वहाँ भारी बर्फबारी होती है हिमालय में, तो पैनल के ऊपर बर्फ जम जाती। उन्हें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो लगातार 2 साल, 3 साल, 10 साल बिना रुके बिजली दे सके, और यहीं से एंट्री हुई SNAP-19C की, पूरा नाम सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर। ये टेक्नोलॉजी उस वक्त स्पेस क्राफ्ट के लिए बनाई जा रही थी। अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना इंसान सीख गया था, लेकिन एक दिक्कत थी कि सैटेलाइट चलता रहे उसके लिए पर्याप्त बिजली कहाँ से आएगी। अब सैटेलाइट फिर भी धरती के चक्कर लगाता है, कभी ना कभी वो सूरज से सोलर पावर ले लेगा, लेकिन धरती से बहुत दूर जाने वाले सैटेलाइट से स्पेसक्राफ्ट के लिए बिजली कहाँ से ली जाए। अब कभी इतना डीजल या ऑक्सीजन लेकर नहीं चल सकते, इसलिए न्यूक्लियर डीके से चलने वाली बैटरीज बनाई गई और जिन्हें कहा गया रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG। CIA ने सोचा कि जो चीज़ अंतरिक्ष की ठंड में चल सकती है वो हिमालय पर भी चलेगी, तो तय हुआ कि CIA अपने लिसनिंग डिवाइस को बिजली एक RTG से देगी। दिखने में ये डिवाइस बहुत सिंपल था। कल्पना कीजिए एक मेटालिक मशरूम की, है ना। मशरूम तो क्या, ऊपर से एक सिलेंडर ही था और फिर एक पोल पे वो लगा हुआ था। ऊपर का हिस्सा चौड़ा, नीचे का तना पतला। दिखने में अजीब, लेकिन काम इसका बड़ा बेजोड़ था। वजन इसका था करीब 57 किलो, ज़्यादा था माउंटेनियरिंग के हिसाब से। हिमालय की उस ऊंचाई पर जिसे डेथ जोन कहा जाता है, 8000 प्लस या उसके करीब का इलाका, इतना बाहर ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या वो थी जो इस मशीन के अंदर थी, इस RTG जनरेटर में। इस मशीन का दिल था प्लूटोनियम 238 से बने कैप्सूल्स। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो लगातार गर्मी छोड़ता है, डीके होता रहता है। CIA के वैज्ञानिकों ने कोहली को लेकिन भरोसा दिलाया था कि चिंता मत करो, ये पूरी तरह से सेफ है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर ये गिर भी जाए तो टूटेगा नहीं, इसके अंदर का प्लूटोनियम बाहर आएगा नहीं। कोहली और उनकी टीम ने भरोसा किया। आखिर US की तरफ से कहा जा रहा था और वो कह रहे हैं सुरक्षित है तो सुरक्षित होगा, उन्होंने सोचा। और फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात थी, एक मिलिट्री ऑफिसर थे। ट्रेनिंग पूरी हुई, मेंबर्स और फ्रेंड्स एक दूसरे के साथी बन गए, शॉपिंग हो गए, तस्वीरें इनकी सबकी खींच गई। अब बारी थी असली परीक्षा की। अलास्का की ट्रेनिंग वाली पहाड़ियों से निकलकर हिमालय की असली और जानलेवा चोटियों पर अब जाना था। नंदा देवी नाम का अर्थ है आनंद देने वाली देवी, है ना। पर्वत है लेकिन नाम एक देवी का है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई है 25,645 फीट। CIA ने नंदा देवी को ऑपरेशन के लिए चुना क्योंकि यहां से चीन साफ दिखता था। हाइट बहुत है, आप चीन के बहुत अंदर तक के सिग्नल्स पकड़ सकते हो। वैसे नंदा देवी पहली पसंद नहीं था। कैप्टन कोहली स्पाइस इन द हिमालय किताब में लिखते हैं कि CIA दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर लिसनिंग डिवाइस लगाना चाहते थे, यानी सिक्किम में। लेकिन कैप्टन कोहली ने नंदा कोट का सुझाव दिया जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। कैप्टन कोहली का कहना था
कि अगर आप कंचनजंगा जाते हैं तो वो 8000 प्लस है, उस डेथ जोन में आप इतना बड़ा डिवाइस कभी ले जाके असेंबल ही नहीं कर पाओगे। अब सीआईए ने कहा कि कंचनजंगा पे नहीं जा सकते तो नंदाकोट पे भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों चोटियों में 6000 फीट का फर्क है। आप बहुत छोटा पहाड़ बता रहे हो, पहाड़ तो ऊंचा चाहिए। तब कैप्टन कोहली ने नंदा देवी का सजेशन दिया। नंदा देवी नंदाकोट से 3000 फीट ऊंचा पर्वत है, पूरी तरह से भारत की सीमा में ही पड़ता है ना। कंचनजंगा सिक्किम में है लेकिन बॉर्डर लगती है उसकी नेपाल से। नंदा देवी पूरी तरह से उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल में पड़ता है। तो ये सुझाव सीआईए को पसंद आया कि यहाँ पे माउंटेनियरिंग मुश्किल है। नंदा देवी चढ़ने के हिसाब से एक मुश्किल पहाड़ है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें हमको सूट कर रही हैं। जैसे यहाँ कंचनजंगा की तरह हिमालयन डेथ जोन का खतरा नहीं था, जो 8 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद शुरू होता है। फिर भी नंदा देवी की ऊंचाई इतनी तो थी ही, डेथ जोन में नहीं है लेकिन उसके बहुत पास था, और चीन के अंदर तक के सिग्नल बहुत इजीली यहाँ से पकड़े जा सकते थे। तो फिर यही तय हुआ कि ऑपरेशन ब्लू माउंटेन नंदा देवी पर ही चलेगा। सितंबर 1965 में ऑपरेशन ब्लू माउंटेन की टीम बेस कैंप पहुंची। टीम में कुल 14 लोग थे, जिनके लीडर थे कैप्टन कोहली। उनके साथ भारत के दिग्गज क्लाइंबर्स सोनम ग्यात्सो, हरीश रावत, गुरदयाल सिंह और अमेरिकी फ्रेंड्स थे, यानी सीआईए के लोग। अब जैसे हमने पहले बताया, नंदा देवी माउंटेनियरिंग के हिसाब से एक बहुत मुश्किल पीक मानी जाती है, लेकिन इन अनुभवी माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा पहाड़ की चढ़ाई नहीं थी, सबसे मुश्किल हिस्सा था जो सामान उनको ले जाना था। आमतौर पर माउंटेनियर्स पहाड़ पर हल्का सामान लेकर जाते हैं, टूथब्रश का हैंडल भी काट देते हैं ताकि वजन उतने ग्राम कम हो जाए, लेकिन यहाँ इन लोगों को 57 किलो का डिवाइस ले जाना था, SNAP 19C, और वो भी अपनी पीठ पर लाद कर 24,000 फीट की ऊंचाई तक। जनरेटर को उठाने के लिए एक खास फ्रेम बनाया गया था, जिसे शेरपा बारी बारी से उठाते थे। एक शेरपा उसे थोड़ी दूर ले जाता, फिर हाँफता हुआ दूसरे को थमाता। कोहली मिशन के दौरान का एक किस्सा बताते हैं। टीम के एक मेंबर थे सोनम ग्यात्सो। अब सोनम ग्यात्सो को खाने और पीने का बड़ा शौक था, और उससे भी ज़्यादा शौक था अच्छी बियर का। एक दिन बेस कैंप में हेलीकॉप्टर से राशन गिराया जा रहा था, और राशन के बक्सों के साथ साथ टीम का हौसला बनाए रखने के लिए, ट्रूप मोराल बिल्ड करने के लिए बियर की कुछ क्रेट्स भी गिराई गई थी। अब हवा तेज थी, पैराशूट ठीक से नहीं खुले, तो बियर की क्रेट सीधे पत्थरों की तरफ गिरने लगी। बाकी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन सोनम ग्यात्सो वो चीतों की तरह लपके। वो नहीं चाहते थे कि उनकी प्यारी बियर की बोतलें टूटें। उन्हें अपनी जान की परवाह किए बिना गिरते हुए पत्थरों के बीच दौड़ लगाई और बियर की क्रेट्स को टूटने से बचाया। जो बियर के कैंस बिखर ही गए, उनमें से 9 या 10 वो मौके पर पी गए जब तक उन्हें रोका गया। कैप्टन कोहली लिखते हैं कि यही वो स्पिरिट थी जिसने उन्हें ऊपर तक पहुंचाया। जैसे जैसे टीम ऊपर बढ़ी, हवा पतली होने लगी और ठंड बढ़ती गई। कैंप 2, कैंप 3 और फिर कैंप 4। अक्टूबर का महीना आ गया, तापमान -30 डिग्री हो गया, हवा हड्डियों को चीर रही थी। यहीं पर उस मशीन का, उस जनरेटर का एक अजीब पहलू सामने आया जो ये लोग ऊपर ले जा रहे थे। जैसे पहले बताया, जनरेटर के अंदर प्लूटोनियम 238 था और प्लूटोनियम 239 भी। लगातार रेडिएशन छोड़ रहे थे ये, और रेडिएशन का एक मतलब होता है गर्मी। सारी रेडिएशन गर्मी नहीं पैदा करती, इसमें न्यूक्लियर डीके वाली चीज़ में गर्मी पैदा हो रही थी। आइडिया ही आरटीजी का गर्मी से बिजली पैदा करना होता है। बाहर की दुनिया में सब कुछ जमा हुआ था नंदा देवी की ऊंचाई पर। पानी भी जमा है, खाना भी जमा है, सांस भी बर्फ बन रही है। ऐसे में मशीन को उठाकर ले जाने वाले शेरपाओं को एक तरकीब सूझी। शेरपाओं ने देखा कि जिस मशीन को वो लेके जा रहे हैं वो -30 डिग्री में भी गर्म रहती थी। अब वो विज्ञान तो जानते नहीं थे बेचारे, उनको बताया भी नहीं गया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। उन्हें बस ये पता था कि इस लोहे के डिब्बे में गर्मी है। तो रात को कड़ाके की ठंड में जब स्लीपिंग बैग भी काम नहीं आते थे, तो शेरपा उस मशीन के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठते थे। शेरपाओं ने उस मशीन को एक नाम भी दिया, गुरु रिनपोचे। गुरु रिनपोचे बौद्ध धर्म के एक गुरु हैं। शेरपाओं को लगा कि मशीन साक्षात भगवान का रूप है जो उन्हें ठंड से बचा रही है। 16 अक्टूबर 1965 की सुबह कैंप 4 पर पहुंच गई टीम। ऊंचाई करीब 24,000 फीट। जो शिखर है, समिट, यहाँ से बस 2,000 फीट ऊंचा था। प्लान ये था कि उसी रोज़ जनरेटर को उठाकर टॉप पर ले जाएंगे, लिस्टिंग डिवाइस इंस्टॉल करेंगे, सारे एंटीना, ट्रांस रिसीवर, और चुपचाप वापस आ जाएंगे। मिशन पूरा हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सुबह के 9 बजे कोहली जब अपने तंबू से बाहर निकले, वो समिट पे नहीं गए थे, वो कैंप 4 पे ही रुके थे, तब उन्होंने पाया कि बर्फीला तूफान आने को है। कैप्टन कोहली लिखते हैं
कि पहाड़ पर एक ही नियम है, शिखर पर पहुंचना ऑप्शनल है, आप सबमिट करो या नहीं करो ये ऑप्शनल है, लेकिन वापस आना मैंडेटरी है, जान तभी बचेगी। कैप्टन कोहली के पास दो रास्ते थे अब। पहला कि रिस्क लो और ऊपर बढ़ो, दूसरा जान बचाओ और नीचे भागो। लेकिन एक तीसरी मुसीबत भी थी, वो मशीन। उस 57 किलो के जनरेटर को ऊपर ले जाना मुश्किल था और उसे लेकर नीचे उतरना लगभग नामुमकिन। हमने पहले भी बताया, नंदा देवी दुनिया के सबसे खतरनाक पीक्स में से है माउंटेनियरिंग के लिहाज से। अब तूफान में आदमी अपना शरीर नहीं संभाल पाता है, 57 किलो का बोझ लेकर खड़ी ढलान पर कैसे उतरता। समय कम था, हवा की रफ्तार बढ़ रही थी, शेरपा सारे घबराए हुए थे और तब कैप्टन कोहली ने एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने अपने साथी हरीश रावत से कहा कि हम इसे नीचे नहीं ले जा सकते, हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। कैप्टन कोहली ने नीचे से रेडियो किया कि आप लोग लौट आओ, जनरेटर को कहीं रख दो। फैसला किया टीम ने। CIA के लोग बताया जाता है कि इसके खिलाफ थे जो ऊपर जा रहे थे, लेकिन कैप्टन कोहली का कॉल था कि ह्यूमन लाइफ्स ज़्यादा मैटर करती हैं, तो मैं अपने माउंटेनियर्स को नीचे बुलाऊंगा। आखिर में फैसला हुआ कि जनरेटर और उसके साथ के जो इक्विपमेंट थे, ट्रांसीवर, एंटेना वगैरह, कैंप 4 पर सिक्योर कर दिए जाएं। फिर एक बड़ी सी चट्टान ढूंढी गई, एक ऐसी जगह पर जो थोड़ी आड़ में थी। जनरेटर को वहां रखा गया, मजबूत नायलॉन की रस्सियों से चट्टान के साथ उसको बांधा गया ताकि हवा से वो इधर उधर ना हो। कैप्टन कोहली ने सोचा कि हम अगली मई में वापस आएंगे और इसे ऊपर फिट कर देंगे या वापस ले जा लेंगे, जो भी डिसाइड होगा। सर्दियों भर इसे यहीं पे रहना, अभी ठंड बढ़ेगी तो कहाँ जाएगा। 57 किलो का लोहे का डिब्बा अपने आप तो चलेगा नहीं कहीं। तो कैप्टन कोहली ने जब सारा कॉल ले लिया, रेडियो कर दिया ऊपर टीम को कि आप नीचे आइए, तो टीम ने गुरु रिनपोचे को वहीं बर्फ में अकेला छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए वो नीचे की तरफ आ गए। तूफान इतना भयानक था कि टीम के कई लोग मरते मरते बचे। सोनम ग्यात्सो जो कुछ दिन पहले बियर बचा रहे थे, उनकी उंगलियों को फ्रॉस्ट बाइट ने पकड़ लिया था। जैसे तैसे गिरते पड़ते टीम बेस कैंप पहुंची और फिर दिल्ली लौट आई। सबने राहत की सांस ली, जान सबकी बच गई थी। मिशन पूरा नहीं हुआ था लेकिन फेल नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि मशीन तो वही है, कहीं भागी गई तो नहीं। अगले साल यानी कि 1966 में मौसम जब खुलेगा हम जाएंगे और टॉप पर फिट कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नंदा देवी को मेहमान नवाजी पसंद नहीं है, खासकर तब जब मेहमान अपनी जेब में परमाणु जनरेटर लेकर आया हो। उस रात जब कोहली और उनकी टीम गर्म बिस्तरों में सो रहे थे, हिमालय में कुछ और ही खेल चल रहा था। 24,000 फीट ऊपर वो रस्सियाँ, वो चट्टान और वो मशीन, कुदरत की ताकत के सामने सब बेबस हो गए। जब वो अगले साल यानी 1966 में वापस लौटे तो जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। मई 1966, 8 महीने बीत चुके थे, सर्दियां खत्म हो चुकी थी। कैप्टन कोहली और उनकी टीम, जिसमें अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, वापस नंदा देवी गए। इस बार उनका मकसद चढ़ाई करना नहीं था, इस बार उनका मकसद था उस अमानत को वापस ले आना जिसे वो पिछले साल चट्टान से बांधकर आए थे। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। टीम कैंप 4 तक पहुंच भी गई। इसके बाद कैप्टन कोहली और उनकी टीम उस जगह पहुंचे जहां जनरेटर को छोड़ा गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जगह खाली मिली, वहां सिर्फ वो रस्सियां कुछ पड़ी मिली जिनसे जनरेटर को बांधा गया था। रस्सियों का एक सिरा चट्टान से बंधा था लेकिन दूसरा सिरा टूटा हुआ था। 57 किलो का वो मेटालिक मशरूम कहाँ गायब हुआ, किसी को पता नहीं चला। अब सवाल था कि इतनी ऊंचाई पर कोई चोरी तो नहीं हो सकती है, फिर ये जनरेटर कहाँ गया होगा। अमेरिकियों ने रेडिएशन डिटेक्टर से पूरा इलाका छाना, एक जगह सुई हिली 330 काउंट्स पर मिनट, लेकिन डिवाइस के लिए इसे 1000 काउंट्स पर मिनट होना चाहिए था, यानी वो मशीन का सिग्नल नहीं था या वहाँ से मशीन बहुत दूर थी। डिवाइस अंततः नहीं मिला, कहाँ गया, इसे लेकर कई थेरीज हैं। एक थेरी ये थी कि डिवाइस पहाड़ के अंदर समा गया है, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती गई वो अंदर अंदर जाता गया। हमने आपको पहले भी बताया था कि डिवाइस गर्म था। अगर आप बर्फ़ के ऊपर कोई गर्म चीज़ रखेंगे तो क्या होगा, वो बर्फ़ को पिघलाएगी और पिघलकर वो नीचे ही धंसती जाएगी। थ्योरी ये थी कि सर्दियों में डिवाइस ने अपने नीचे की बर्फ़ पिघलाई होगी और वो धीरे धीरे इंच दर इंच ग्लेशियर के अंदर धंसता चला गया, शायद 10 फीट, शायद 100 फीट नीचे, और फिर ऊपर से ताज़ी बर्फ़ गिरती गई और नामो निशान मिटता गया। टीम ने बहुत खुदाई की लेकिन जनरेटर नहीं मिला और निराश होकर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अब ये भारत और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट था और ऊपर से नतीजा सिफर,
और एक न्यूक्लियर जनरेटर खोने का डर। लेकिन हार मानना इन लोगों की फितरत नहीं थी। वॉशिंगटन और दिल्ली में फिर फोन घनघनाए। तय हुआ कि मिशन बंद नहीं होगा, बस टारगेट उसका बदला जाएगा एक और पहाड़। नंदा देवी ने मशीन को रिजेक्ट किया था, तो इस बार एक थोड़ी कम ऊंचाई वाली लेकिन थोड़ी आसान चोटी चुनी गई, नंदाकोट, वही जो कैप्टन कोहली ने पहले सुझाया था, जिसकी ऊंचाई थी 22,500 फीट। 1967 में ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नंदाकोट किया गया। इस बार टीम ने कोई रिस्क भी नहीं लिया। उन्होंने डिवाइस को बांधने के लिए और मजबूत इंतजाम किए। चढ़ाई शुरू हुई। मौसम ने फिर परेशान किया, लेकिन टीम नंदाकोट के शिखर पर पहुंची और वहां तेज हवाओं के बीच गड्ढा खोदा गया, डिवाइस सेट किया गया, एंटीना लगाया गया। कैप्टन कोहली लिखते हैं कि इस मिशन के दौरान अमेरिकियों की हताशा साफ दिख रही थी। वो इस पहाड़ी ड्रामे से इतना थक चुके थे कि जब डिवाइस इंस्टॉल हो रहा था तो एक अमेरिकी क्लाइंबर ने ट्रांसमीटर की बॉडी पर कील या किसी नुकीली चीज से 3 अक्षर खुरच दिए, AMF। बाद में जब भारतीय क्लाइंबर्स ने पूछा कि भाई इसका क्या मतलब है AMF का, तो उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आडियोस मदर, आगे आप समझिए, यानी अलविदा, एक गाली के साथ। खैर, नंदाकोट मिशन सफल रहा। डिवाइस ऑन हुआ, सिग्नल्स भी मिलने शुरू हुए। 1967 से लेकर 1968 तक करीब 1 साल तक मशीन ने चीन की जासूसी की। अमेरिकी और भारतीय एजेंसियों को डेटा वो भेजता रहा, लेकिन 1968 में फिर वही दिक्कत आई, सिग्नल कमज़ोर हुआ। जांच करने पे पता चला कि नंदाकोट वाला डिवाइस भी अपनी गर्मी से बर्फ पिघला रहा है। धीरे धीरे जो बर्फ है उसी के अंदर धंसता जा रहा है। अगर उसे नहीं निकाला गया तो नंदा देवी वाले डिवाइस की तरह हमेशा के लिए गायब हो सकता है। तो इस बार कोई गलती नहीं की गई। 1968 में एक टीम ऊपर गई, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई और उस नंदाकोट वाले उस RTG को वहां से उखाड़कर वापस नीचे लाया गया। इसी दौरान वो थ्योरी भी कंफर्म हुई जिसमें कहा जा रहा था कि नंदा देवी वाला जो RTG है वो बर्फ में अंदर धंस गया होगा, क्योंकि नंदाकोट वाला भी जो RTG था वो काफ़ी अंदर धंसा मिला, जैसे एक कब्र में कोई व्यक्ति अंदर होता है उस तरह से। लेकिन नंदा देवी वाले जनरेटर का क्या हुआ? 1965 वाला वो पहला जनरेटर जिसमें प्लूटोनियम था, आज भी नंदा देवी ग्लेशियर की गहराइयों में कहीं फंसा हुआ होगा। आज भी भारत में से लेकर अलग अलग आशंकाएं आकार लेती हैं। हंगामा तब भी हुआ था जब ये पहली बार एक्सपोज हुआ। अमेरिका में एक मैगजीन हुआ करती थी जिसका नाम था आउटसाइड। शुरुआत में रोलिंग स्टोन का हिस्सा थी और बाद के दिनों में फिर ये एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन को समर्पित हो गई। आर्कटिक में नॉर्थ पोल एक्सपेडिशन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, है ना, सहारा के अनछुए धोरे, इस तरह के इसके विषय होते थे। आपने इनटू द वाइल्ड नाम की एक मशहूर फिल्म हो सकता है देखी हो, तो इसी नाम की एक किताब पर बेस थी वो। इससे मैजिक बस वाले क्रिस्टोफर मैकैंडल्स की कहानी दुनिया के सामने आई थी। ये कहानी भी सबसे पहले आउटसाइड मैगजीन में ही छपी थी, जब जॉन क्रॉकर, जो किताब के भी ऑथर बने बाद में, उन्होंने आउटसाइड में एक आर्टिकल लिखा था और फिर यही आर्टिकल एक किताब में तब्दील हुआ। कुदरत के अजूबों तक पहुंचने की जो आदिम ललक इंसान में है, उसमें अपने लिए सेल्वेशन या निर्माण खोजने की जो प्रवृत्ति है, उसी को आउटसाइड एक समय समर्पित थी। इसलिए कहा क्योंकि अब ये मैगजीन बिक चुकी है। आर्टिकल इसके अभी भी ऑनलाइन आते हैं, शायद एडिशन में निकलता है 3 महीने में, लेकिन अब ये अपने मिशन पर उस तरह से नहीं चलती है, भटक गई बताई जाती है। खैर, इसी आउटसाइड मैगजीन में हार्वर्ड कान ने 12 अप्रैल 1978 को एक आर्टिकल छापा जिसने भारत की संसद में भूचाल खड़ा कर दिया। नंदा देवी में खोए उस जनरेटर की असलियत, यानी जिसे न्यूक्लियर डिवाइस भी कह दिया गया, जिसे टॉप सीक्रेट बताकर छिपा दिया गया था, मैगजीन ने राज को उजागर कर दिया। अब ये स्टोरी हार्वर्ड कान के हाथ कैसे लगी, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। हुआ ये कि हार्वर्ड कान ने रोलिंग स्टोन के लिए कैरन सिल्कवुड की मौत पर एक स्टोरी की थी। अब कैरन सिल्कवुड अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी। कर मैगी नाम की एक कंपनी में ये काम करती थी जो अमेरिका में न्यूक्लियर फ्यूल बनाती थी, यूरेनियम के पैलेट्स। कैरन एक यूनियन एक्टिविस्ट थी और उन्होंने कर मैगी में कल्चर ऑफ सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठाए थे। 1974 में कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और इसके बाद एक हंगामा खड़ा हुआ कि कैरन ऐसा कोई राज जाहिर करने वाली थी जिससे अमेरिका में न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो जाते और इसलिए उनकी हत्या हुई होगी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई। हार्वर्ड कान ने जनवरी 1977 में रोलिंग स्टोन में एक स्टोरी की जो कैरन की मौत और उससे खड़े हुए सवालों पर जो खामोशी थी उसके इर्द गिर्द बुनी गई थी। अब इस स्टोरी के लिए हार्वर्ड ने कुछ अमेरिकी सांसदों से बात की थी क्योंकि न्यूक्लियर सेफ्टी की बात थी। इसी सिलसिले में वो पीटर स्टॉकटन से मिले।
पीटर जॉन डिंगल नाम के एक अमेरिकी सांसद के स्टाफ में थे और कमाल के इन्वेस्टिगेटर माने जाते थे। उन्होंने अमेरिका में कई कंपनियों को और खुद सरकार को भी कांग्रेस की हियरिंग के सामने घसीटा था, कांग्रेशनल जो हियरिंग्स होती हैं उसमें। हार्वर्ड को स्टॉकटन से नंदा देवी पर हुए गड़बड़ जाले की हिंट मिल गई और इसके बाद वो जितने लोगों से मिले सभी ने एक ही नाम लिया, बैरी बिशप का। अब ये बैरी बिशप नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के फोटोग्राफर थे जो खुद एक माउंटेनियर थे और एवरेस्ट फतेह कर चुके थे। इन्होंने ही बातों बातों में एक अमेरिकी जनरल से कहा था कि हिमालय की ऊंचाई इतनी है कि चोटियों से चीन नजर आता है और यहीं से ब्लू माउंटेन मिशन का आइडिया पैदा हुआ था। सीआईए ने ब्लू माउंटेन के लिए बैरी बिशप को टीम में भी लिया था और बैरी इसके लिए हिंदुस्तान भी आए थे। हार्वर्ड काहन बैरी बिशप से मिले इसके बाद और सारी कहानी बाहर आ गई। आर्टिकल का टाइटल था द नंदा देवी केपर, हाउ द सीआईए यूज्ड अमेरिकन माउंटेनियर्स टू प्लांट अ न्यूक्लियर पार्ट स्पाई स्टेशन इन दी हिमालय। अब भारत में सरकार बदल गई थी, इंदिरा गांधी की रवानगी हो गई थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, विपक्ष ने हंगामा किया और सवाल सिंपल था कि क्या अमेरिका ने हमारे जमीन पर परमाणु कचरा फैला दिया? क्या हमारी सरकार को पता था? 17 अप्रैल 1978 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पार्लियामेंट में खड़े हुए। अब मोरारजी देसाई अपनी सख्त नैतिकता लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले में थोड़े कमजोर डिस्क्रेशन के लिए जाने जाते थे और उन्होंने सच कबूल लिया। उन्होंने माना कि हाँ, एक डिवाइस खोया है और उसमें प्लूटोनियम भी था। हंगामा हो गया। बात ही डराने वाली थी। किस बात का डर? कि नंदा देवी से जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो छोटी छोटी नदियों के जरिए आगे जाकर गंगा में मिलते हैं। तो लोगों के जहन में एक ही सवाल आया कि अगर वो डिवाइस पानी में लीक कर रहा होगा प्लूटोनियम, तो क्या गंगा का पानी जहरीला हो जाएगा? एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर्स को मॉडिफाई करके पहाड़ों पर भेजा क्योंकि उन्हें ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। रेडिएशन पकड़ने वाले गीगर काउंटर लगाकर खूब उड़ानें की गई लेकिन कुछ मालूम नहीं चला। सरकार ने एक कमेटी भी बनाई, देश के टॉप वैज्ञानिकों को भेजा गया। उन्होंने नदी की रेत उठाई, पानी के सैंपल लिए, पत्थरों की जांच की। राहत की बात यह थी कि नमूनों में रेडिएशन नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने कहा कि प्लूटोनियम पानी में आसानी से घुलता नहीं है और अगर वो कैप्सूल अभी भी इंटैक्ट है यानी टूटा नहीं है तो खतरा कम है। लेकिन कम खतरे का मतलब जीरो खतरा तो नहीं होता है। वो डिवाइस आज भी कहीं ना कहीं नंदा देवी के ही चोटियों के आसपास बर्फ में दबा है। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो डिवाइस शायद ग्लेशियर के साथ खिसकते खिसकते मलबे के नीचे दब गया है या शायद टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ने उसे पहाड़ के बहुत अंदर धकेल दिया है। घटना को 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सवाल उठ सकता है कि यार 60 साल पुरानी बात है, अब कितना खतरा बचा होगा? खतरा क्या है, कितना है, कब तक है? आपको बेसिक साइंस से समझाने की कोशिश करते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक उस स्नैप 19C जनरेटर के अंदर 7 कैप्सूल हैं जिनका कुल वजन करीब 1.9 किलोग्राम है, 1900 ग्राम। लेकिन ये सब कुछ प्लूटोनियम ही नहीं, इसमें कुल प्लूटोनियम की मात्रा है 1734 ग्राम। इसमें भी दो हिस्से हैं, प्लूटोनियम 238 इसकी मात्रा है 1386 ग्राम और प्लूटोनियम 239 की मात्रा है 348 ग्राम। आपको तुलना के लिए बता दें कि नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, परमाणु बम, उसमें 6 किलो प्लूटोनियम था। यानी डिवाइस में मौजूद 1734 ग्राम प्लूटोनियम भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो समझने वाली बात यह है कि यह न्यूक्लियर वेपन ग्रेड प्लूटोनियम नहीं था और जो डिवाइस बनाया गया है उसे विस्फोट के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। तो ये डिवाइस चाहकर भी न दग सकता है, न ही कोई इसे लेकर किसी भी तरह का विस्फोट कर सकता है। हाँ, एक खतरा जरूर है कि अगर जनरेटर में मौजूद प्लूटोनियम एक्सपोज होता है तो जानलेवा रेडिएशन फैल सकती है, या कोई अगर इस डिवाइस को खोज ले, उन कैंस को खोले, प्लूटोनियम निकाले और एक डर्टी बॉम्ब बनाए, तभी भी न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा रहेगा, है ना, एक डर्टी बॉम्ब के एक्सप्लोजन का। लेकिन वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होगा, बस रेडियो एक्टिव कचरा फैलेगा। इसकी संभावना कम है, असंभव नहीं है। अब ये खतरा बना कब तक रहेगा? इससे हम हाफ लाइफ से समझ सकते हैं। न्यूक्लियर एलिमेंट्स का जीवन हाफ लाइफ में गिना जाता है। प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ है 87.7 ईयर्स, यानी 87 साल बाद इसकी रेडियो एक्टिविटी आधी होगी। अब कैलकुलेटर निकालिए। 1965 में डिवाइस या जनरेटर या आरटीजी नंदा देवी पर छूटता है। 2025 60 साल बीत जाते हैं, अभी एक हाफ लाइफ पूरी नहीं हुई है। उस आरटीजी के अंदर आज भी करीब 60 से 65% प्लूटोनियम 238 एक्टिव है,
जो अभी रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। जब उस डिवाइस को 87 साल पूरे होंगे तब जाकर वो आधी होगी रेडिएशन, यानी 2052 में। 4140 में वो 25% बचेगा। अब प्लूटोनियम 238 को पूरी तरह बेअसर होने में 10 हाफ लाइफ लगती है, यानी 877 साल। यानी जिस आरटीजी को हमारे पिता और दादाओं के दौर में वहाँ छोड़ा गया था, वो अगली 30 पीढ़ियों तक वहाँ मौजूद रह सकता है। इसमें विस्फोट होने की संभावना, जैसे हमने पहले भी बताया, नहीं है। हाँ, उस एनवायरनमेंट में अगर रेडियो एक्टिव कचरा फैलता है तो वो डेंजरस होगा। ज़्यादा खतरा इस डिवाइस में मौजूद प्लूटोनियम 239 से है। इसकी मात्रा 348 ग्राम है और ये 238 के बनिस्बत धीरे रेडिएशन छोड़ता है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ 24,100 साल है। और ध्यान दीजिए, ये हाफ लाइफ है, यानी शायद लाखों साल तक हिमालय पर बना रह सकता है। लेकिन हम एक बार फिर से क्लियर करते हैं, अक्सर जब हम न्यूक्लियर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में हिरोशिमा का मशरूम क्लाउड ही आता है। लेकिन नंदा देवी में पड़ा वो डिवाइस या जो जनरेटर है, परमाणु बम नहीं है और न ही वो कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें कोई डैमेज हो सकता है, जो फट सकता है। एक्सप्लोजन की बात कर रहा हूँ। आपने हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन देखी है? मैट डेमन वाली फिल्म की बात कर रहे हैं। उसमें हीरो मंगल ग्रह पर फंसता है, ठंड से मरने वाला होता है, तब वो ज़मीन खोदकर एक डिब्बा निकालता है जो गर्म है ना, एक रोवर से निकालता है और फिर अपनी गाड़ी में रख लेता है ताकि हीटर का काम करे। ये डिब्बा और कुछ नहीं, वही टेक्नोलॉजी थी जो नंदा देवी में पड़ी थी, जिसे कहा जाता है आरटीजी, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। बेसिकली ये एक बहुत पावरफुल बैटरी है जो न्यूक्लियर डीके से पैदा होने वाली गर्मी से बिजली बनाती है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन से बहुत अलग प्रिंसिपल पर काम करता है। न्यूक्लियर प्लांट में प्रॉपर न्यूक्लियर फिजन होता है ना, एटम टूटता है, दो नए एलिमेंट्स बनते हैं, गर्मी पैदा होती है, इस गर्मी से स्टीम बनती है, फिर बिजली बनती है। न्यूक्लियर पावर के लिए फिजन एक चेन रिएक्शन में होता है, जिसे लगातार मॉनिटर करते हैं और लगातार कंट्रोल भी करते हैं। आरटीजी इस मामले में बड़े सिंपल होते हैं। यहाँ न्यूक्लियर फिजन नहीं होता है, न्यूक्लियर डीके होता है। एक अनस्टेबल एटम एनर्जी लूज करता है, प्लूटोनियम, स्ट्रोंशियम कोई भी ले लेंगे आप। इससे रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये रेडिएशन गर्मी पैदा करती हैं। पूरी फिजिक्स हम यहाँ नहीं समझा सकते, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल है कि एक रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर यानी आरटीजी में एक हीट सोर्स होता है जो न्यूक्लियर डीके से गर्मी पैदा करता है, जैसे प्लूटोनियम 238 होगा या 239 होगा या स्ट्रोंशियम 90 होगा। घातक रेडियो एक्टिविटी के मामले में स्ट्रोंशियम ज़्यादा खतरनाक है और नंदा देवी पर है प्लूटोनियम 238 और 239। नंदा देवी वाला मामला इकलौता नहीं है। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के दौर में जो उत्तरी इलाके थे, साइबेरिया वगैरह, जहां बिजली नहीं पहुंच सकती थी, ऐसे 2500 से ज़्यादा आरटीजी जनरेटर लगाकर रखे गए थे, जो लाइट हाउस होते थे, रेडियो टावर उस ज़माने में होते थे, इसी न्यूक्लियर बैटरी या कह लीजिए न्यूक्लियर जनरेटर से चलते थे। खतरा विस्फोट का नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि खतरा था ही नहीं या है ही नहीं। अगर डिवाइस लीक करें या कोई इंसान उसके संपर्क में आए तो क्या होता है? इसका सबसे डरावना उदाहरण 2001 में सामने आया। जगह थी जॉर्जिया। अमेरिका वाला जॉर्जिया नहीं, रूस के पड़ोस में जो देश है जॉर्जिया। सोवियत संघ के ज़माने में एक ही वो जॉर्जियन एसएसआर जो था, एक वहाँ पे भी आरटीजी लगाया गया था। दिसंबर की ठंड थी। लिया नाम की जगह पर 3 लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटने गए। शाम हो गई, ठंड लगी तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक अजीब चीज़ दिखी। बर्फ़ के बीच में एक मेटल का सिलेंडर पड़ा था, जिसके आसपास की करीब 5 मीटर बर्फ़ पिघली हुई थी और वो सिलेंडर किसी सिगड़ी की तरह तप रहा था। अब बेचारे सीधे लकड़हारों को लगा कि कोई लॉटरी लग गई है, जंगल में बना बनाया हीटर मिल गया। अपने कैंप में ले आए, उसके चारों तरफ घेरा बनाया और सो गए। कुछ वैसे ही जैसे 1965 में हमारे शेरपा नंदा देवी में उस डिवाइस को गुरु रिम्पोचे मानकर पूज रहे थे। लेकिन लिया इंसिडेंट के मामले में वो गर्मी मौत की गर्मी बनी। कुछ ही घंटों में उल्टियाँ शुरू हुई, सिर इनका फटने लगा। लोग अस्पताल भागे। डॉक्टर्स ने देखा कि चमड़ी काली पड़ रही थी, शरीर पर ऐसे घाव थे जो भर नहीं रहे थे और उनमें से एक लकड़हारा जो उस वक्त सिलेंडर के सबसे करीब सोया था, बच ही नहीं पाया। कई महीनों के इलाज के बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई। नंदा देवी और लिया इंसिडेंट में एक बड़ा फ़र्क ये था कि अमेरिकी आरटीजी में प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है और लिया इंसिडेंट वाले सोवियत आरटीजी में स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम सस्ता होता है लेकिन ज़्यादा घातक रेडिएशन छोड़ता है जो बोन में भी एब्जॉर्ब होती है। फिर नंदा देवी में कभी भी आरटीजी जनरेटर को खोला नहीं गया था, ना डैमेज किया गया था, तो शेरपा घातक रेडिएशन से सुरक्षित रहे जब वो उसके इर्द गिर्द बैठे थे।
लिया इंसिडेंट में कुछ चोरों ने लोहा चुराने के चक्कर में आरटीजी जनरेटर को तोड़ा था और वो कैप्सूल बाहर निकालकर फेंक दिए थे जिनके अंदर स्ट्रॉन्शियम था। इसलिए लिया इंसिडेंट में लकड़हारों की तबीयत तुरंत खराब हुई। नंदा देवी वाले मामले में खतरा अलग तरह का है। वो डिवाइस फटेगा नहीं, डिवाइस की मजबूती उसे टूटने से कुछ वक्त बचाएगी भी, लेकिन अगर वो हजारों टन बर्फ में दब गया हो और ग्लेशियर की रगड़ से उसकी सील्स टूटती हैं, डैमेज होती हैं, तो रेडियो एक्टिव कचरा फैल सकता है। अब इसमें उतनी गर्मी तो नहीं है कि ग्लेशियर पिघला दे, कि जब होता भी है ना, जब जब नंदा देवी के करीब सैलाब आते हैं तो जनता यही कहती है कि उसी न्यूक्लियर जनरेटर के चलते हुआ है, न्यूक्लियर डिवाइस छोड़ा था। लेकिन बेसिक फिजिक्स आपको सिखाएगा कि एक आरटीजी जनरेटर में इतनी गर्मी पैदा ही नहीं हो सकती कि हजारों टन बर्फ को वो पिघला दे। कुछ बदमाशी वो लोग भी करते हैं जो जानबूझकर इसे न्यूक्लियर डिवाइस लिखते हैं। इस शब्द का संकेत है न्यूक्लियर बम से। लोगों में दहशत पैदा होती है, और जैसा हम कई बार बता चुके, ये एक न्यूक्लियर बैटरी थी, या कह लीजिए एक छोटा सा न्यूक्लियर जनरेटर। हाँ, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि रेडियो एक्टिव कचरे की लीकेज गंगा के इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये बम तो नहीं ही है। मिशन के लीडर कैप्टन एमएस कोहली भी शायद इस खतरे को समझते थे। इसी साल जून 2025 में उनकी मृत्यु हुई है। मरने से कुछ समय पहले अपने घर में बैठे हुए दीवार पर टंगे मेडल्स को देखते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था, वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत दुखद अध्याय है। CIA ने हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाई, उनका प्लान बेवकूफ़ी भरा था और हम इस प्लान में फंस गए। हमें वो मिशन उस तरह से नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ नंदा देवी वाला जो प्लूटोनियम इंसिडेंट है उस पर अलिफ लैला का एपिसोड कंक्लूड होता है। इसे बड़ी मेहनत से कमल ने लिखा है और आनंद ने रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।